हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपके समक्ष आपके यूट्यूब चैनल एमपीआर एग्जाम्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम व्यापम के जो प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन है, उसका जो ब्लड या रक्त चैप्टर है, उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड्स, अभी जो गुड न्यूज़ निकल कर यह आ रही कि आपकी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम 8 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले हम ये जो सामान्य विज्ञान पुणेकर की जो बुक है, इसमें 3000 प्लस व्यापम के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आपको इस चैनल के माध्यम से सोल्व कराया जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमपीआर एग्जाम्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद हमें आप इंस्टाग्राम पर भी @हेमेंद्र भाटी कर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ब्लड चैप्टर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में कुदरती उपलब्ध एंटी कोगुलेंट है हिरुडिन, हिपेरिन, फ्राइबिनोजन और सीरेटोनिन। तो भाई, मानव में कुदरती उपलब्ध एंटी कोगुलेंट मतलब प्रतिजामन। जैसे कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, वह जो रक्त वाहिका में हमारा ब्लड बहता है, वह हमारे शरीर में क्यों नहीं जमता है? तो उसके अंदर एक हिपेरिन नामक जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसे हिपेरिन कहते हैं। हिपेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको जमने से रोकता है। और जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन जब हमारे शरीर में कहीं पे हमें लग जाती है तो ब्लड निकलता है। तो ब्लड जैसे ही निकलता है तो हमारी त्वचा के ऊपर जो ब्लड जो थक्का जम जाता है, वह फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से वह थक्का जमता है। तो मानव में कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेंट हिपेरिन नामक प्रोटीन है, जो हमारे शरीर में जो रुधिर वाहिका है, इसमें ब्लड को जमने नहीं देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन पौधों के पत्तों में पदार्थ का रंग, रक्त में पदार्थ का रंग, दूध में उपलब्ध यौगिक, यौगिक जो मस्तिष्क को संकेत संचार करता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है, यह रक्त में पदार्थ का रंग होता है। इसका आंसर आएगा रक्त में पदार्थ का रंग। इसके बाद किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है। तो उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि और रक्त जमाव। तो जब हमारे शरीर में कहीं पे ब्लड कहीं पे हमारे शरीर में किसी हमारे शरीर में कहीं पे लग जाती है, इसके बाद जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड के ऊपर जो परत जम जाती है, उसे ही हम उसका ही संबंध थ्राम्बिन से है। थ्राम्बिन नामक जो जैसे ही हिपेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट जब प्रोथ्रोम्बिन नामक कार्बोहाइड्रेट जब थ्राम्बिन से क्रिया कर जब त्वचा पर जब थक्का जमा देता है, उसे हम रक्त जमाव कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा रक्त जमाव। थ्राम्बिन का सीधा संबंध रक्त जमाव से। और जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन का सीधा संबंध हिपेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट से, जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। इसके बाद रुधिर का शुद्धिकरण होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन। रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, गुर्दों में। गुर्दों में तो हो ही नहीं सकता भाई, किडनी में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। हड्डियों में भी नहीं हो सकता। फेफड़े में, तो फेफड़े में होता है भाई। रुधिर का शुद्धिकरण फेफड़े में होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कोशिका द्रव्य और प्लेटलेट। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन का रंग भी हमें हीमोग्लोबिन जब स्टार्टिंग में बनता है तो इसका रंग गुलाबी होता है। लेकिन इसके अंदर जो हीम और प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब होता है लोहा, और ग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होती है, इन दोनों को मिलाकर इसका रंग लाल हो जाता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका रंग गुलाबी होता है। रक्त का रंग लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसका आंसर आएगा हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, मतलब सीधा डब्ल्यूबीसी का नाम पूछा है। डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट कहते हैं। इसका आंसर आएगा लिम्फोसाइट। और इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 90 से 100 दिन, 100 से 120 दिन, 70 से 90 दिन और 120 से 180 दिन। तो जो आरबीसी होता है, इरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी का जीवन काल हमेशा 100 से 120 दिन का होता है। उसका निर्माण हमेशा अस्थि मज्जा में होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है सभी अकशेरुकीय प्राणियों में, केवल कशेरुकीय प्राणी में, अंटार्कटिक हिम मछलियों में,
और काकरोच तथा कछुओं में। तो जो हीमोग्लोबिन है वह केवल कशेरुकों में पाया जाता है। कशेरुक प्राणी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और इस वाली बुक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। लाल रुधिर कोशिका तथा श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कोशिका और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण का होता है अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद शरीर का सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका है केशिकाएं, धमनी, महाशिरा और शिरा। शरीर की जो शुद्धतम सूक्ष्मतम मतलब जो छोटी रुधिर वाहिका है वो केशिकाएं होती है। और धमनी और जो शिरा है ये हमारे जो हृदय से, हमारे जो शरीर के अंग से पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड को पहुंचाने का कार्य धमनी एवं शिरा करती है। रक्त का कौन सा भाग रक्त का अधिक आयतन बनाता है? लाल रुधिर कोशिका, प्लाज्मा, रक्त प्रोटीन और श्वेत रुधिर कोशिका। तो रक्त का जो अधिक आयतन वह प्लाज्मा बनाता है। मानव शरीर में प्लाज्मा होता है 55%, बाकी अन्य पदार्थ होते हैं दूसरे, लेकिन जो प्लाज्मा होता है उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, 55% होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल होता है 1 सप्ताह, 1 माह, 4 दिन, 4 दिन नहीं है ये 4 माह है, और 1 वर्ष। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। अगर 120 दिन को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होता है, तो 4 माह, इसका आंसर आएगा 4 माह। ऊंचाई पर रहने पर लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या, पर्वतों पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, जो कोशिकाएं होती है इनकी संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? पर्वतों पर ऑक्सीजन की कम मात्रा हो जाती है। इसका आंसर आएगा पर्वतों पर ऑक्सीजन की कम मात्रा हो जाती है, और ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। रक्त वाहिनी में उपस्थित रक्त का थक्का कहलाता है थ्रोम्बोसिस, एग्लूटिनिन थक्का या थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बोसिस कहलाता है, और इसके लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत के प्रोथ्रोम्बिन तथा रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक को बनाने के लिए आवश्यक है? थायमिन, फाइलोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड और पायरोडॉक्सिन। तो इसका आएगा फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन है जो रुधिर में रक्त का थक्का। विटामिन बी, विटामिन के इसका जिम्मेदार है। रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर। रक्त दाब को मापने के लिए स्फेग्नोमेनोमीटर का यूज किया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, और यह क्षारीय होता है, और यह भी हमेशा दुर्बल क्षारीय होता है। क्वेश्चन आता है कि मानव का रक्त होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, दुर्बल क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या प्रबल अम्लीय होता है? तो इसका आंसर आएगा दुर्बल क्षारीय होता है, क्योंकि जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू में 1 से 14 तक पीएच वैल्यू होती है। 7 से इधर जाएंगे तो ये अम्लीय होंगे, और जैसे ही 7 से हम जैसे जाएंगे 1 तक तो ये सबसे प्रबल अम्लीय होंगे, और 7 से जैसे ही हम 14 तक जाएंगे तो ये यहाँ पे प्रबल होंगे, और ये यहाँ से दुर्बल होंगे। मतलब 7 से पास वाली वैल्यू दुर्बल होगी, मतलब कमजोर होगी थोड़ी। इसके संचयन के कारण शुद्धिवात, गठिया रोग हो जाता है। तो जो गठिया रोग होता है वह यूरिक अम्ल के कारण हो जाता है। मानव रक्त का रुधिर वाहिका हीमोग्लोबिन पर एक स्थिर जटिल यौगिक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस के साथ यह मानव मृत्यु का कारण बन सकता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस होती है ये, और ये हमें गहरी नींद में ले जाकर मौत के घाट उतार सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है? सीरम ग्लोब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन। तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन देता है। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं के द्वारा
शरीर की सभी कोशिकाओं में किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हमेशा आरबीसी के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त का कार्य नहीं है? रक्त ऊतकों में पोषक तत्वों का वितरण करता है, ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा ऊतकों में CO2 का परिवहन, उत्तेजन के लिए शरीर के विभिन्न भागों में अपशिष्ट उत्पादों का वहन, कट जाने या घायल हो जाने पर थक्का बनने से रोकना। तो भाई रक्त का कार्य ये थोड़ी हो सकता कि थक्का बनने से रोकना। कट जाने या घायल होने पर रक्त का थक्का बनता है, इसका आंसर द आएगा, क्योंकि कट जाने या घायल हो जाने पर रक्त का थक्का बनने से अगर ब्लड ही रोकेगा तो मानव शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमें किसी स्थान पर कट जाने पर सभी ब्लड बाहर आ जाएगा। क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित और रक्त द्वारा कोशिकाओं में स्थानांतरित ग्लूकोज का क्या होगा? शरीर निर्माण में सहायक करेगा, रोग क्षमता प्रदान करेगा, CO2 में टूट जाएगा और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और बाहर उत्सर्जित होगा। तो इसका आंसर आएगा CO2 में टूट जाएगा और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ग्लूकोज। गर्भाशयी महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। अंडे बनाना, बच्चे का विकास करना, शुक्राणु का निर्माण करना और अंडे या शुक्राणु का सम्मिश्रण। तो भाई अंडे बनाना या शुक्राणु का निर्माण करना ये तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है। उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव में रक्त परिचालित होता है। बाह्यकर्ण, निलय, जाइलम। जाइलम तो भाई पादप में होता है। निलय एवं जो आलिंद एवं निलय, ये तो जो इसके हार्ट के पार्ट है। इसके बाद धमनी और शिरा। तो मानव में जो रक्त वाहिका है वह धमनी और शिरा है, इसके द्वारा ही पूरे शरीर में शुद्ध या अशुद्ध रक्त का ट्रांसफर होता है। ए, बी और रुधिर वर्ग किसका उदाहरण है? प्रबलता, बहुयुग्म विकल्पिका, सप्रभाविकता का और पूरक जिन्स का। तो इसका आंसर आएगा बहुयुग्म विकल्पिका। एक बच्चे का रुधिर ओ है, ओ पॉजिटिव है, तो उसके पेत्रकों का रुधिर समूह हो नहीं सकता। तो उसके पेत्रकों का रुधिर समूह ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ओ तो सब में आएगा, दोनों में ओ आएगा, और जो ए और बी दोनों है तो ये दोनों इसमें आ गए इस ऑप्शन में, तो ए भी नहीं हो सकता किसी का भी ब्लड। रक्त का कौन सा घटक थक्के में सहायक है? प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। तो रक्त का जो बिंबाणु, इसका आंसर आएगा बिंबाणु। बिंबाणु को हम प्लेटलेट कहते हैं। यह रक्त के थक्के में सहायक है। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तो कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती है? जीव द्रव्य, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो जब किसी को सामान्य संक्रमित ज्वर हो जाता है तो उसकी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं संक्रमित होती है। इसका आंसर आएगा डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? ये रोगों से लड़ती है। अगर मानव शरीर में अगर रोगों से लड़ने की क्षमता हो जाए, मतलब बुखार आएगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तो उससे हमारी डब्ल्यूबीसी प्रभावित होगी। रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, आरबीसी, जिसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका आंसर आएगा स, आरबीसी। इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। लसिका है डब्ल्यूबीसी रहित रक्त, आरबीसी रहित रक्त, स्वयं जीव द्रव्य और लघु पुट्टिकाओं से रहित जीव द्रव्य। तो इसका आंसर आएगा आरबीसी रहित रक्त। जो आरबीसी रहित रक्त होता है उसे ही हम लसिका कहते हैं। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि कोई विशिष्ट कारण नहीं है, ये रोगों से लड़ती है, ये दूध से बूंद जैसी दिखती है, वे दूध से बूंद जैसी दिखती है और वे रंगहीन होती है। तो भाई जो ल्यूकोसाइट होती है, ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये रोगों से भी लड़ सकती है और ये रंगहीन भी होती है।
तो ये दोनों हो सकती है भाई, इसके ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये दोनों हो सकती है। ये रोगों से लड़ सकती है, डब्ल्यूबीसी का कार्य हमारे शरीर में रोगों को संक्रमण से बचाना है, रोग से बचाना है। इसके बाद ये रंगहीन भी होता है, इसका कोई कलर भी नहीं होता है। तो ये दोनों हो सकता है। मेरे को कोई ऑप्शन में इसका मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन। मैं आगे क्वेश्चन देख के फिर अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत की जा सकती है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लघु पट्टिकाएं और जो रक्त होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं तो 5 से 7 दिन में बनती है। इसके बाद जो लाल रक्त कणिका है वो बनती है 4 माह यानी 120 दिन में। क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आ रहा है। ये क्वेश्चन अब भी 3 से 4 बार आ गया। क्वेश्चन वही आता है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। उस पनीते द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है। रक्त, सीरम, जीव द्रव्य और हो गया लसिका। तो इसका आंसर आएगा जीव द्रव्य, प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही जो रक्त कोशिकाएं तैरती है, और मानव शरीर में प्लाज्मा 55% होता है। जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह कौन से रोग के लक्षण है? जब हमारे शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमें गठिया रोग हो जाएगा। इसका आंसर आएगा गठिया रोग। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित रहती है, एंटीजन की कमी होती है। एंटीजन व एंटीबॉडीज दोनों अनुपस्थित रहते हैं, उसमें एंटीबॉडीज उपस्थित रहती है। तो जो ए बी रक्त समूह वाले जिसमें सर्वग्राही वह सबसे ब्लड ले सकता है, तो उसे उसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं बनती है उसमें। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? हैजा, टाइफाइड और टिटनेस और साधारण जुकाम। तो जो साधारण जुकाम है यह विषाणु या वायरस से होता है, और ये किस वायरस से होता है? ये रीनो वायरस से होता है, रीनो वायरस से। और जो हैजा होता है ये एक जीवाणु है, और ये किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है। इसके बाद टाइफाइड है, टाइफाइड भी एक प्रकार का जीवाणु से होता है, इसमें साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। इसके बाद जो टिटनेस होता है, टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेनेनी जीवाणु से होता है। तो जो ये साधारण जुकाम है ये रीनो वायरस से होता है। इसका आंसर आएगा साधारण जुकाम। निम्न में से कौन से रक्त समूह व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? तो भाई ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ए बी ब्लड को सर्वग्राही कहा जाता है, और जो होता है ओ रक्तदाता इसे हम सर्वदाता कहते हैं, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है, जो ओ होता है उसमें एंटीजन नहीं होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही ए बी है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस रक्त में मौजूद नहीं होती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से तो हमारा जीवन चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम शरीर से छोड़ते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कुछ न, जैसे ही प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर प्रकार की गैस जाती है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हमारे शरीर में मौजूद नहीं रहती है, क्योंकि इसमें इसका वायुमंडल में परसेंटेज भी बहुत कम है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। ये जैसे कि हम मान लो कोई वृक्ष है, मान लो कोई बंद कमरा है। वृक्ष से तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो दम घोटू गैस कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, लेकिन जो अपन बंद कमरे में अगर अंगीठी जलाएंगे उससे जो धुआं होगा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और ये दम घोटू गैस है। रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में लेके जाती है तो निम्न है। तो भाई हृदय से ऑक्सीजन शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त है, मतलब ब्लड कैसा होगा? शुद्ध होगा। तो भाई हमेशा याद रखना, जब ऑक्सीजन शुद्ध रक्त हमारे शरीर में कौन ले जाता है? तो जब हाथी होता है, हाथी चलता है तो कैसी आवाज आती है? धम धम की आवाज आती है। और हाथी हमेशा शाकाहारी होता है, तो धमनिया, इसका आंसर आएगा धमनिया। तो शुद्ध रक्त कौन ले जाएगा? धमनिया। मानव शरीर में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने वाला वर्णक पिगमेंट कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता
धमनियों के बारे में गलत है। धमनियां रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक लेके जाती है। धमनियां रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लेके जाती है। धमनियों में वाल्व नहीं होते। धमनियां रक्त वाहिका है जो रक्त के हृदय को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। नसों की तुलना में धमनियों की दीवार मोटी होती है। तो धमनियां रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती है। यह बात गलत है भाई। इसका आंसर आएगा अ। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला कौन सा टॉपिक लेंगे यह भी कमेंट करके आप जरूर बताइए।